हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। तो आप लोगों ने पिछली वीडियोस देख ली होंगी और उसमें जो आज कुछ काम की जो चीज़ें हैं वो एक बार मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये मैटर की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि वॉल्यूम होता है, शेप एंड साइज़ होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, रिजिडिटी होता है, फ्लूइडिटी होता है, ये सब पढ़ा था। लेकिन उसके अंदर तीन खास जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिनके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि कोई मैटर हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो था स्पेस, कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के बीच में उनका स्पेस कम है या ज़्यादा है। एक पढ़ा था इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक हमने पढ़ा था इनका मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट। ठीक है, तो बात करते हैं स्पेस की। तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है, और गैस के पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। और ये बात भी मैंने बताई थी कि अगर स्पेस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और अगर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगा और गैस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होगा। और बात आती है मूवमेंट की। मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो अगर स्पेस कम है तो मूवमेंट कम होगा और अगर स्पेस ज़्यादा है तो मूवमेंट मैक्सिमम होगा। और मूवमेंट की अगर बात आती है तो सीधी सी बात है, ये भी बताया था कि मूव करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी की। मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मूवमेंट ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और अगर मूवमेंट कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूव करेगा, अगर किसी पर्सन के पास एनर्जी कम है तो वो कम मूव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टॉपिक मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं। मतलब मेज़र करने का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो लेंथ को मेज़र करते हैं, अगर आप किसी लेंथ को मेज़र करते हैं तो आप उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में या फिर माइल्स में, है ना। ये इस तरह से हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसमें आप लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप मास को मेज़र करना चाहें तो ग्राम, किलोग्राम, इस तरह से हमारे पास यूनिट्स होती हैं। तो टेम्परेचर को भी मेज़र करने की हमारे पास यूनिट्स होती हैं। तो दो यूनिट हमारे पास आती है, एक तो आती है एसआई यूनिट और दूसरी हमारे पास आती है कॉमन यूनिट। ठीक है, अब एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट में डिफरेंस क्या होता है। अब आप मान लीजिए कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई, जैसे अब आजकल लॉकडाउन चल रहा तो पतंग वगैरह काफ़ी उड़ा रहे हैं बच्चे। तो क्या होता था कि पहले बोला जाता था कि इतने गज रील चाहिए, ठीक है, और वो हाथ को मतलब इस तरह से हाथ से रील को मेज़र करके और बच्चों को ये पतंग की रील दे दिया करते थे। लेकिन अगर किसी को गज ना पता हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। या अगर वेट की बात करें, आपने वेट में भी काफ़ी सुना होगा कि इतने पौंड का केक चाहिए, ठीक है। अगर कोई राशन का सामान लेके आता है तो आप किलोग्राम में लेके आते हैं, ठीक है। और अगर किसी को ना पता हो कि पौंड क्या होता है तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह से धड़ी सुना होगा, सब्जी वगैरह में आप यूज़ करते होंगे धड़ी या इस तरह से ना। तो बात ये आती है कि इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कि हो सकता है कि हमें इंडिया में पता हो कि हाँ धड़ी किसे कहते हैं, अगर आप अमेरिका में जाएंगे हो सकता है उनको धड़ी का मतलब ना पता हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ऐसी यूनिट की रिक्वायरमेंट थी जिस पे सभी देश, ठीक है, और उनके मतलब उसमें जो भी पॉपुलेशन है वो उस यूनिट को जानते हो। तो उसके लिए मतलब डेवलप किया गया ऐसा यूनिट सिस्टम, ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनली जो टेम्परेचर की यूनिट एक्सेप्टेबल है वो है केल्विन। तो जितने भी साइंटिस्ट या बड़े लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अगर टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो वो किस में करेंगे, केल्विन में करेंगे। और कॉमन यूनिट आप सब लोगों ने सुना होगा, जैसे डेली यूज़ में हम बोल देते हैं कितने डिग्री सेल्सियस है ना। तो डिग्री सेल्सियस हमारे पास कॉमन यूनिट है जो आमतौर पर लोग यूज़ कर लेते हैं। तो टेम्परेचर की हमारे पास दो यूनिट हो गई, एक होगी केल्विन और एक हो गया डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। डिग्री सेल्सियस का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से, ये जो सर्कल सा बनाया हुआ है इसको बोलते हैं डिग्री, और इस सी का मतलब क्या है, सेल्सियस। और यहाँ पे हमारे पास है के मतलब हो गया केल्विन। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, या फिर 373 केल्विन। ठीक है। अच्छा, अब आता है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो अगर आप सामने वाला कहता है कि यार मुझे तो नहीं पता 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ठीक है, मुझे केल्विन में बताओ, तो आपको उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर आपको अगर कोई ये कह दे कि भाई आपके पास 300 केल्विन टेम्परेचर है, और आप बोलते हैं कि मुझे केल्विन का मतलब नहीं पता, तो सीधी सी बात है उस पर्सन को आपको उस केल्विन वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके देना होगा। तो केल्विन और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। ठीक है। एग्जैक्टली तो 273.15 होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 15 नहीं है, 0.15। तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो हम इसको 273 लेके चलेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ आपको दे दिया किसी ने कि 300 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है, 300 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है। अब आपको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसको टी और ये सी एज इट इज़ रहेगा, और ये 273 हमारे पास आ जाएगा। और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, है ना, तो जो टेम्परेचर हमारे पास आएगा सेल्सियस में वो कितना आएगा, 300 माइनस 273। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 300 केल्विन के इक्वल होता है, राइट। अच्छा, और एग्जांपल करके देख लेते हैं एक बार, कि अब मान लो कि मुझे एक 373 केल्विन, जो हमने एग्जांपल लिया था ना अभी पिछली स्लाइड में, 373 केल्विन हमारे पास दिया हुआ है, हमें इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेम्परेचर की जगह 373 रख दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो सेल्सियस में टेम्परेचर आएगा वो आएगा 373 माइनस 273, और ये कितना बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। अब मान लो मुझे 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या करा, सेल्सियस की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, और ये कितना बन जाएगा, 273, और हमारे पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो 0 प्लस 273 क्या हो जाएगा हमारे पास, 273 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट होता है, 273 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर करके देख लीजिएगा, आपके पास ईजिली ये, मतलब ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, आपने पिछली क्लासेस में भी किया होगा, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास कितनी होती थी, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, या फिर गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है ना। तो इसे क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कि अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा, और जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। और पता भी होगा ना कि जैसे आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, पिघल रही है ना, पिघलना, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस का वाटर में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाएगा, और पानी का वापस बर्फ़ में, ठीक है, बर्फ़ बन जाना, वो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। उसी तरह से लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन या वेपराइजेशन कहलाता है, ठीक है, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। और कई बार गैस डायरेक्ट सॉलिड में और सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। तो आप इस, और इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल, ठीक है, इसे बोला जाता है स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल। ठीक है, कि ट्रायंगल की फॉर्म में हमने क्या करा, ये सारा इनका जो भी चेंजेस हैं इंटर कन्वर्जन उसको शो कर दिया। हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से, है ना। लेकिन हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं कि सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड कैसे गैस में कन्वर्ट होगा। तो इनको आपस में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर दें या फिर हम प्रेशर को चेंज कर दें। ठीक है, कि टेम्परेचर चेंज करके या प्रेशर चेंज करके
मैं सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आज की हमारी क्लास है कि हम फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे इनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, हम उसको देखने वाले हैं। वो जो प्रेशर का अफेक्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आया अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट पे क्या क्या अफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ 5 टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है मेल्टिंग, दूसरा है बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आता है मेल्टिंग, और मेल्टिंग को फ्यूज़न भी बोला जाता है। और मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग। भाई सीधी सी बात है ना, अगर आपको बर्फ़ को पिघलाना है और आप उसको पानी में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको गर्म करेंगे, है ना, कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप हीट करके सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको फ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, और हीट करने का मतलब क्या है कि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। कि अगर आप हीट कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ये बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है, तो बर्फ़ का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, आइस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और टर्म हमारे पास आती है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास टेम्परेचर होता है ना, कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बात याद रखना, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, कम से कम टेम्परेचर। ये नहीं कि सर हमने तो 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, हमने तो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, नहीं। ठीक है, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a solid substance melt and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of that substance. तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अभी कुछ सब्सटेंस हमारे पास दिए गए हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्स का, मोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 63 डिग्री सेल्सियस। और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535, या फिर कह सकते हैं 1535 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही मेल्टिंग पॉइंट हो, कि सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पे आके मेल्ट होना शुरू होते हैं, नहीं। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं कि मेल्ट होता कैसे है। हाउ इज सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, कि हीट करने पे सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने जो हमने रिकॉल करा था पिछली क्लासेस का, कि सॉलिड के अंदर स्पेस कम होता है ना। सॉलिड में स्पेस कम होता है। अगर स्पेस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनका मूवमेंट कम होता है, और उनके पास एनर्जी भी कम होती है। अब जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अगर पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे अपनी पोजीशन पे, उनका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कुछ ऐसे है कि मान लो कि ये 4 बच्चे यहाँ पे खड़े हैं इस तरह से। अब मैं इनको बोलूँ कि आपको क्या करना है कि एक एक स्टेप अपना लेफ़्ट राइट मूव करना है ना। तो जब मान लो ये वाला बच्चा है, ठीक है, अगर ये लेफ़्ट राइट मूव करने शुरू करेगा तो वो पहले इसके साथ टकराएगा, फिर इसके साथ टकराने के बाद वो इससे टकराएगा। तो जब वो आपस में टकराएंगे, जब बच्चे आपस में टकराएंगे तो उनके बीच का जो स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब स्पेस इंक्रीज़ होगा तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है सॉलिड के अंदर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हीट करने पे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उनकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है तो वो उनका मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। मूवमेंट बढ़ने से क्या होता है कि ये आपस में टकराना शुरू कर देते हैं, ये आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। और जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। और जब उनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड की यही प्रॉपर्टी होती है ना, कि इनका जो स्पेस होता है पार्टिकल का वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल का सॉलिड से कम होता है ना। तो इस तरह से सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में।
और यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो जो हीट एनर्जी है वो उसके पार्टिकल को वाइब्रेट करना शुरू करवा देते हैं, और इससे होता क्या है कि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो कम हो जाता है और पार्टिकल जो हैं अपनी पोजीशन से मूव करना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगला टॉपिक हमारे पास आता है बॉइलिंग का। और जब बॉइलिंग की बात आती है तो इस तरह के बर्तन आपने अपने रसोई में बहुत देखे होंगे किचन के अंदर, ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार इसको, है ना। तो बॉइलिंग का दूसरा जो नाम है वो है वेपराइजेशन, कि लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, ठीक है। तो हीट करने पे जब लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर दे रैपिडली, जल्दी जल्दी, तो उसे क्या बोला जाता है, बॉइलिंग बोला जाता है। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब ये होता कैसे है, तो जैसा हमने पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, वैसे ही लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास है कॉमन डायग्राम, है ना। एक कॉमन डायग्राम की सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, उसी तरह से गैस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड कैसे सॉलिड में कन्वर्ट होता है। एक बार इसको, है ना, एक बार इकट्ठा देख लेते हैं इसको। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ऐड कर रहे हैं, है ना, एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। तो एनर्जी ऐड करने से मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं ना पहले। तो जब हीट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। और एनर्जी ऐड करने से क्या होता है, एनर्जी ऐड होने से जो उनकी मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। वो तो अपनी जगह पे जब वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं तो उनका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट कर रहे हैं। जब और ज़्यादा हीट करेंगे तो उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उनकी एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो और ज़्यादा मूव करेंगे, और जब बहुत ज़्यादा मूव करेंगे तो फिर आपस में टकराएंगे। तो इससे क्या होगा, उनके बीच का स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल का, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो लिक्विड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो सारा खेल यही है कि अगर आप एनर्जी को देते हैं तो क्या होता है कि उनका जो वाइब्रेशन होता है, उनका जो मूवमेंट होता है वो बढ़ता है पार्टिकल का। और जब पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ता है तो वो अपने आसपास में जो उसके पड़ोसी मतलब नेबरहुड पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो उनसे टकराते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ने से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और इससे उनका जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में हुआ, चाहे वो लिक्विड से गैस में हुआ। वो ठीक इसका रिवर्स होता है कि जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं, है ना, जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो एनर्जी क्या होती, कम हो जाती है। और एनर्जी कम होने से क्या होता है, उनके बीच का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाएगा, उनके पार्टिकल के बीच का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। और पार्टिकल के बीच का मूवमेंट कम होने से उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, और जब स्पेस कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो गैस होगा वो लिक्विड में आ जाएगा, वो जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा बस यही एक फिनोमिना है कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज़ होने से उनका वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा, और वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने से वो आपस में टकराएंगे तो उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। और जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो उनका मोमेंट जो मोशन है, जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। मूवमेंट कम होने से उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो इससे फिर उनका रिवर्स कन्वर्जन शुरू हो जाएगा कि गैस लिक्विड में या लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक सिंपल सा यही फिनोमेना आता है, इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। चाहे वो आपका बॉइलिंग हुआ, चाहे वो मेल्टिंग हुआ, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या पढ़ा था कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी यही है कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देता है और किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, गैस के अंदर, तो उसे क्या बोला जाएगा, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस। तो
इन दो एग्जाम्पल को देख के ये पता लगा कि हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट हो सकता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पे आके बॉईल करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि हाउ ए सॉलिड लिक्विड चेंजेस इनटू ए गैस। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था इस फिगर के अंदर वही सब यहाँ पे बताया गया है कि जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल और ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। तो पार्टिकल जो फास्ट मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और वो और ज़्यादा उनके जो पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। वो पार्टिकल सेपरेट होने से क्या होगा कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। और अगला टॉपिक हमारे पास आता है कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन हमारे पास होता है कि जब गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, जब गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है उसे क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन। तो आप लोगों ने एक मतलब देखा भी होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं कि कभी जब किचन में पानी बॉईल हो रहा होता है या इस तरह से, तो जब भाप निकलती है आप उसके ऊपर हाथ ऐसे रखते हैं तो आपके हाथ के ऊपर क्या होता है, कुछ पानी की बूंदें डिपॉजिट हो जाती है ना। तो क्या हुआ कि जो भाप था वो क्या था, वेपर था। वो जो वेपर है जब आपके हाथ पे आया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। इस फिगर का मतलब क्या होता है ये अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में जब इस टॉपिक को समझ लेंगे। तो कंडेंसेशन होता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। ठीक है, और कूलिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हीटिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना ना, तो कूलिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को कम करना। तो टेम्परेचर कम करके जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन बोला जाएगा। और ये बॉइलिंग का रिवर्स होता है कि बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो यही मतलब जो आपको समझाया था अभी पिछली स्लाइड के अंदर वो सारा यही एक ही बात रिपीट होती है ना, कि जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, कूलिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम करना। और जब टेम्परेचर कम होगा तो हीट लूज़ हो जाएगी, है ना, हीट का लॉस हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, उनका मोमेंट कम हो जाएगा। और मोमेंट कम होने से उनके बीच का जो स्पेस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब स्पेस कम हो जाएगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास दी हुई है, हाउ ए गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, कि जब हम गैस को कूल करते हैं, ठीक है, बाय लोअरिंग इस टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर को कम करके जब हम गैस को कूल करते हैं तो पार्टिकल एनर्जी लूज़ कर देते हैं। पार्टिकल एनर्जी लूज़ करेंगे तो उनका जो मूवमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वो स्लो मूवमेंट होने की वजह से जो पार्टिकल है वो पास आ जाते हैं और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करता हूँ कि इस डायग्राम का जो मैं बात कर रहा था इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे, विंटर के टाइम पे जब कार के अंदर आप बैठते हैं तो हीटर ऑन कर देते हैं कई बार, है ना। तो हीटर ऑन करने से क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया और बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है। अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो होता क्या है कि अंदर जो मतलब जो हमारा विंडो होता है ना, जो खिड़की होती है उस पे क्या होता है कि अंदर की तरफ से तो टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है और बाहर की तरफ से टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है, तो बाहर की तरफ से जो टेम्परेचर आता है उस खिड़की के ऊपर, तो खिड़की का टेम्परेचर क्या करता है, कम कर देता है। तो हमारी गाड़ी के अंदर जो वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं वो ठंडे होके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर। ठीक है, और इससे क्या होता है कि उस गाड़ी की जो विंडो होती है उस पर इस तरह की पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। और अगला टॉपिक हमारे पास है फ्रीजिंग का। तो फ्रीजिंग क्या होता है कि जब टेम्परेचर को कम करके, कूलिंग करके हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग बोला जाता है। और आप सबको पता भी होगा कि वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, आइस के अंदर ना। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। या आइसक्रीम को जब आप है ना फ्रीज़ करते हैं तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, फ्रीजिंग का एग्जांपल हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, और फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है। और ये किसका रिवर्स होता है, मेल्टिंग का। कि हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्रीजिंग क्या होता है, मेल्टिंग का रिवर्स होता है। अब ये होता कैसे है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करते हैं
तो इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने से क्या होगा कि जो पार्टिकल हैं वो पास पास आ जाएंगे, और पार्टिकल पास आएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने से जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि जब लिक्विड को आप कूल करते हैं, मतलब टेम्परेचर कम करते हैं, तो पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है और उनका जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। इससे क्या होगा कि पार्टिकल मूव करना स्टॉप कर देते हैं, और उससे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, और वो एक फिक्स पोजीशन पे आ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगला जो टॉपिक हमारे पास है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कोई गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसे सब्लिमेशन बोला जाता है। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना। कि हीट करने पे अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या कूलिंग करने पे गैस डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड के अंदर, तो उसे क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन बोला जाएगा। तो सभी सब्सटेंसेस के अंदर तो नहीं होता, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस में जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस और नैप्थलीन, है ना। तो नैप्थलीन तो आप सब लोगों ने देखा भी होगा। अब देखते हैं कैसे होता है कि ये हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास हो गया एग्जांपल किसका, अमोनियम क्लोराइड का। तो जब अमोनियम क्लोराइड को हीट करना स्टार्ट करा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो एग्जांपल किसका हो गया, सब्लिमेशन का। और ये हमारे पास होता है नैप्थलीन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, कपूर की गोली है ना, सुना होगा आप लोगों ने, कपूर तो आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना। तो नैप्थलीन क्या होता है कि जैसे गोलियां गेरी जाती है ना कपड़ों में, इस तरह से जब आप बेड के अंदर कपड़े रखते हैं, इस तरह से अलमारी में रखते हैं, तो क्या होता है नैप्थलीन की गोलियां वहाँ पे उनके बीच में रखी जाती है ना। इंसेक्टिसाइड का काम करता है ये। तो ये क्या करता है कि क्यों गिर रहे हैं कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता तो ये कपड़ों पे दाग नहीं लगा देता, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। अभी होता कैसे है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो इनके पार्टिकल इतना ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो इनके पार्टिकल इतनी तेज़ी से अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं कि वो डायरेक्ट गैस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जितनी भी स्लाइड्स हम लोगों ने की हैं ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन छोटे छोटे हैं ना, देखने में मतलब ज़्यादा लग रहा है, इतना है नहीं है। तो ये मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर ये वाला, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, और ये सारे के सारे स्लाइड जितनी भी यहाँ पे की हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद आज के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं, जिसमें है सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के अंदर, है ना। ये आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं केल्विन में, और आपको उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा था ना अभी कि केल्विन किसके इक्वल होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, है ना। कि जो वैल्यू दी हुई है आप उसको उसकी पोजीशन पे प्लेस कीजिएगा, और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप आराम से इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन, कि ये टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं किसमें, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, आपको उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, दोनों आप आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, ठीक है। कि अभी हमने पढ़ा था कि जो नैप्थलीन बॉल होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और उसका कुछ भी पार्ट हमें समझ में नहीं आता कि कोई चीज़ कहाँ गायब हो गई, है ना। तो ये क्यों होता है कि अभी हमने लोगों ने पढ़ा था कि नैप्थलीन बॉल का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उनके पार्टिकल इतने ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं कि वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ये पिछली क्लास का है एक क्वेश्चन, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि बहुत दूर बैठे हुए भी हमें किसी की परफ्यूम की स्मेल आ जाती है ना। कि आप मतलब रूम फ्रेशनर कमरे के एक कोने में आप स्प्रे करते हैं और उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो उसका हमने क्या पढ़ा था, प्रोसेस डिफ्यूजन का पढ़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली
मूव करते हैं। तो होता क्या है कि स्प्रे जो है, आप जब उसको मतलब परफ्यूम को जब स्प्रे करते हैं तो आप कमरे के एक कोने में करते हैं, ठीक है। तो कमरे के एक कोने में जब करते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा, और कमरे के बाकी मतलब स्पेस में क्या है, कंसंट्रेशन इसकी कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पार्टिकल का क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो ये जो स्प्रे के मतलब जो परफ्यूम के पार्टिकल है वो इंटरमिक्स होना शुरू कर देते हैं किसके साथ, एयर के पार्टिकल के साथ, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं धीरे 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 पूरे कमरे के अंदर फैल जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, और गैस में क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो बस आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गैस में सबसे कम होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। लो जी, मैंने आंसर ही लिख दिया, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला आप छोड़ दीजिएगा, इसको मैं जब आपका लॉकडाउन हटेगा, स्कूल ओपन होगा तब करा दूंगा, ठीक है। या फिर अगली स्लाइड में देख लेंगे जब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मैं बात करता हूँ फिलहाल 25 डिग्री सेल्सियस की और किसकी, 100 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। कि 25 डिग्री सेल्सियस हमने क्या पढ़ा कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ होती है वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तो उससे ज़्यादा है ना, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर की फिजिकल स्टेट क्या मिलेगी, लिक्विड मिलेगी। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या मिलेगी, लिक्विड मिलेगी। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, वेपर की फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। वेपर की फॉर्म में मिलेगा आपको, क्योंकि वो उस पर उबलना शुरू कर देता है ना। तो वाटर किस में मिलेगा आपको, वेपर की फॉर्म में मिलेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस वाला आपको बाद में बता दूंगा अगली स्लाइड में, मतलब अगला जो हमारे पास क्लास होगी उसके अंदर। गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई, अगला क्वेश्चन है, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड एंड आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब बात आती है रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। होता क्या है कि रूम टेम्परेचर साइंटिफिकली माना जाता है 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक। वैसे साइंटिफिकली क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में इसको 30 डिग्री सेल्सियस भी बोल दिया जाता है। तो मैं आपको पूरी रेंज बोल रहा हूँ इसको, कि 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है उसको रूम टेम्परेचर माना जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। अब रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, और जो आयरन अलमीरा मतलब एक अलमारी जो लोहे की बनी होती है वो होती है सॉलिड। ऐसा क्यों, कि 25 डिग्री सेल्सियस पे सीधी सी बात है जो वाटर होता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में होता है ना। कि हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 27, उससे ज़्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो किस में मिलेगा, लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा, ठीक है। बस यही इसका रीज़न है छोटा सा। उसके बाद हमारे पास आता है कि अलमीरा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों होता है, आयरन का। देखो हमने पढ़ा था कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1535 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1000 डिग्री से भी आगे जाके तो ये मेल्ट होना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा। और 27 तो क्या होता है इसके सामने, ना के बराबर है। कि कहाँ तो 1500 डिग्री सेल्सियस और कहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपनी स्टेट को चेंज कर दे। इस वजह से ये अपनी सॉलिड स्टेट में ही रहता है। तो सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी स्लाइड्स यहाँ पे शो की गई हैं इस तरह से ये सभी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।